अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ तूबा, मैं हूँ राहा। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो है हसी टीवी से रियल स्टोरी ऑफ फिल्म गदर एक्सप्लेन। आइए देखते हैं कि हसी टीवी वाले ने किस तरह से इस मूवी को बयान किया और किन अल्फाज में किया है। मैंने तो अभी तक खुद भी ये नहीं देखा हुआ ट्रेलर इसका। लेट्स सी। दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। आपको याद होगा कि अपनी एक वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों आज का बॉलीवुड अपनी घटिया स्टोरी लाइन, इलॉजिकल साइंस और बड़े एक्टर्स की मोनोपोली की वजह से तबाही का शिकार है और मजबूरन हालत ये हो गई है कि किसी बड़े सुपरस्टार की बेस पर प्रमोशन करके या फिर देशभक्ति का चूरन बेचकर, यानी वही भारत पाकिस्तान जो कि सारा दिन इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है, इसे बड़ी स्क्रीन पर अपने लोगों को दिखाकर और उनके जज्बात का फायदा उठाकर ऐसे फिल्म डायरेक्टर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वरना ये सब बेरोजगार होकर एक साथ ये रिक्शे चला रहे हों। खैर, इसी तरह की एक और फिल्म को खास तौर पर भारत के इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले रिलीज किया गया है, जिसका नाम है गटर 2, गदर 2। गदर 1 एक इंतहाई मुसलमान मुखालिफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म थी, जिसकी कहानी के अंदर पार्टीशन के वक्त हिंदुओं और सिखों पर मुसलमानों के होने वाले जुल्म और दंगों को दिखाना था। हालांकि हकीकत के अंदर इसका बिल्कुल उल्ट हुआ था। लाखों बेगुनाह लोगों की लाशें कटी फटी हिंदुस्तान से ट्रेन पर पाकिस्तान के अंदर पहुंची थी। सनी देओल इस फिल्म के अंदर हीरो है और ये फिल्म 2001 के अंदर रिलीज हुई थी, जिसका सीक्वल अभी कुछ दिन पहले रिलीज किया गया है। और जाहिर है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर नफरत मौजूद है और अपनी वाहियात घटिया एक्टिंग, स्टोरी लाइन, बेतुके डायलॉग और इलॉजिकल सीन्स की वजह से फ्लॉप होने के बावजूद इस फिल्म को सुपर हिट होना था, क्योंकि भाई इसके अंदर देशभक्ति मौजूद है। आप इन लोगों के कमेंट से अंदाजा लगा लें। अब तक इस फिल्म को 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों के अंदर ये 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। 100 करोड़ से ऊपर जाने वाली हर फिल्म को बॉलीवुड के अंदर सुपर हिट माना जाता है। अब इस फिल्म की कहानी इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पर बनी है, तो गैस कर लें कि इसकी कहानी क्या हो सकती है। यार यकीन करो कि मैं इनकी हर एक फिल्म्स को एक्सपोज करते करते और एक ही कहानी सुना सुना कर बोर हो गया हूँ, पर इन लोगों को एक ही बकवास बार बार करते शर्म नहीं आती। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। वही कहानी के एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के अंदर घुसकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस, बेगुनाह गाड़ियों, दरख्तों सबको मारकर इंडिया वापस आ जाता है और कोई भी इसका कुछ भी नहीं कर पाता। ये कौन लोग हैं यार, कहां से आते हैं? इस फिल्म की कहानी के अंदर सनी देओल तारा सिंह का रोल प्ले कर रहा है और अचानक से जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होती है तो तारा सिंह अपना ट्रक लेकर पाकिस्तान की सरहद पर पहुंच जाता है। हालांकि इस काम के लिए मिलिट्री के अपने खुद के ट्रक और इनके ड्राइवर हुआ करते हैं, बाहर के किसी भी ड्राइवर को इसकी इजाजत नहीं होती। अब एक ये बंदा जिसका इंडियन आर्मी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, अपना ट्रक छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने लगता है। कुछ टाइम के बाद ये लड़ाई खत्म होती है तो पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत से भारतीय फौजियों को अरेस्ट करके पाकिस्तान ले जाती है और खबर ये होती है कि इसके अंदर तारा सिंह भी शामिल है। अब इसी गलत फहमी के अंदर इसका बेटा पाकिस्तान के अंदर बेस बदलकर अपने बाप तारा सिंह को बचाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर नकली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाकर इस पर पाकिस्तानी वीजा भी लगवा लेता है। जी हाँ, वही पाकिस्तानी वीजा जिसके लिए इंटेलिजेंस से लेकर पुलिस तक और आर्मी तक की इन्वेस्टिगेशन होती है, बाकायदा जासूसी होती है कि किस मकसद के लिए और क्यों ये पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजा लिया जा रहा है। लेकिन ये भाई साहब सिर्फ 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी वीजा और पासपोर्ट लेकर इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं और किसी को शक तक नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में आकर इसको एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिशन मजनू फिल्म की कहानी थी। पाकिस्तान में इसे मिलिट्री पकड़ लेती है और आखिरी ख्वाहिश पूछती है तो ये कहता है कि नमाज पढ़ने जा रहे हो तो दुआ करना कि मेरे बाप को इसका पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना तुम लोगों का वो ऐसा हाल करेगा कि तुम्हारे इतने चीतड़े कर देगा कि पूरा पाकिस्तान भी गिन नहीं पाएगा। अरे वाह क्या डायलॉग है भाई साहब। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। ये डायलॉग सुनकर आपके दिल से भी कुछ ऐसी आवाज निकलेगी कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और नाजरीन, इसके बाद हमारे सनी पाजी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के शायद कहीं से जमीन फाड़कर हल्क की तरह से बाहर निकलते हैं। पूरा पाकिस्तान और इसकी फौज एक तरफ हथियार लेकर खड़ी है और अकेला सनी देओल इन्हें कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान को अकेले उजाड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सनी पाजी सीधा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर इसके बेटे को एक रस्सी से बांधा गया और एक मौलवी इसकी सजा बता रहा है कि इसके गुनाहों की क्या सजा होगी। है अकल के अंधो, कुएं के मेंढको, या तो तुम बिल्कुल जाहिल हो या फिर जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मेरे हिसाब से दोनों ठीक हैं। ये कौन सा जुडिशरी का निज़ाम है जहां पर मुल्जिम को रस्सी से बांधकर एक मौलवी फैसला सुनाता है? ऐसा तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी नहीं होता, जो कि सबसे ज्यादा शरई कवानीन को फॉलो करता है।
इंडिया पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश से आज़ाद हुए हैं। इन दोनों का ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश है। एक जैसा अदालती निज़ाम है, कानून बहुत हद तक एक जैसे हैं। पुलिस, फौज, जुडिशरी और डेमोक्रेसी का निज़ाम बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर बकवास बंद। खैर, ये दोनों बाप बेटा यहाँ से भागते हैं और भागते 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 बेचारे सनी पाजी और इसका बेटा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सनी पाजी के हाथ के अंदर कहीं से हथौड़ा लगता है तो ये गाड़ी, ट्रक, बस जो भी सामने नजर आए उस पर हथौड़ा मारते हैं तो वो टूट फूट कर यहाँ वहाँ बिखर जाती है। बंदे हवा में एक पंच के बाद सुपरमैन की तरह उड़ने लगते हैं और आपके कॉमन सेंस भी और लॉजिक भी आपका साथ छोड़ देती है कि ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। खुद ये हथौड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कोई हथौड़ा हूँ या फिर कोई तोप। फिर यहाँ पर जंग शुरू होती है और अकेले ये बाप बेटा पूरी आर्मी से लड़ जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे है, टैंक चल रहे हैं, बम फट रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आग लग रही है, जंग हो रही है, साइंस की माँ बहन हो रही है, पर इन बाप बेटा को एक खरोच तक नहीं आती। और यही नहीं बल्कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जब कोई भी हथियार इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की मदद से भी इनका पीछा किया जाता है, पर ये भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब आप मुझे बताओ कि ये सब बवासीर देखकर हम खुद को कैसे कंट्रोल कर पाएं? ये बोलने से आप भी बेगैरत है और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। थैनोस और हल्क भी एक्शन सीन देखकर सोचते होंगे कि मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो फिल्म है, इसके अंदर कुछ मिर्च मसाला डालकर एक्शन तो डालना ही होता है ना, ये कौन सा कोई खंबा उखाड़ कर लड़ाई शुरू कर देता है? तो सुनो कि हाँ, खंबा उखाड़ कर भी ये लड़ाई शुरू कर देता है इस फिल्म के अंदर। इस तरह का बिना सर पैर का एक्शन 80 की दिहाई के लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। आज दुनिया बदल चुकी है, पर शायद इस फिल्म डायरेक्टर का दिमाग अभी भी 80 के दहाई के अंदर फंसा हुआ है। ऐसे लगता है कि लोग दिमाग से सोचते नहीं बल्कि घास खाते हैं। और ये हैंड पंप का सीन तो गदर 1 के अंदर बड़ा ही आइकॉनिक था कि एक हाथ से ये हैंड पंप को उखाड़कर सनी पाजी पूरे पाकिस्तान की धुलाई करते हैं। और गदर 2 के सीन के अंदर भी हैंड पंप देखकर इनकी राल टपकने लगती है। इनके सामने तलवारें और भाले उठाए पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और जैसे ही ये हैंड पंप को उखाड़ते हैं तो ये अवाम वहां से ऐसे भागती है जैसे आजकल हमारी यूथ मुल्क को छोड़कर भाग रही है। फिल्म के आखिर में सनी पाजी और इनका बेटा पाकिस्तान के खजाना को लूटने वाले पॉलिटिशियन की तरह इस लड़की को भी अपने साथ उठाकर इंडिया ले जाते हैं। फिल्म के अंदर जब सनी पाजी को कोई हथियार नहीं मिलता तो ये इतनी जोर से चिल्लाते हैं और सारे पाकिस्तानी फौजी इसको सुनकर दूर हट जाते हैं। इनकी बंदूकें नीचे गिर जाती हैं। और मज़े की बात कि इस फिल्म की सारी शूटिंग हुई है इंडिया में। भाई आपका कैमरा है, आपकी आवाम है, आपकी लॉजिक, आपकी कहानी, जो कुछ अपनी आवाम को पेलना है पेल लो। हम पाकिस्तानियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी फिल्म्स तो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बैन है। और दूसरा, मैं सिख भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ और सनी पाजी से मुखातिब हूँ कि अपनी खुद की कौम के जज्बात का फ़ायदा उठाकर इन्हें एक फिक्शनल दुनिया के अंदर मत ले जाओ। दो हमसायों में नफरत मत डालो, इन्हें अमन से रहने दो। उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर लोगों को तोड़ने और इनके अंदर नफरत बांटने से बाज आ जाओ। करतारपुर पर बुलाकर जो तुम्हें मेहमान समझकर इज्जत दी गई, कम से कम इसकी तो नमक हलाली कर लेते। पर नहीं, अपनी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की आवाम और सियासतदानों को राजी करने के लिए उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर अपनी लेगेसी ऐसी मत छोड़ो कि लोग हमेशा आपका नाम हकारत से लें। सिख हमारे भाई हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सिद्धू जैसे लोगों की जो कि ये इज्जत डिजर्व करते हैं। लोगों को तोड़ने की बजाय आपस के अंदर जोड़ने का पैगाम देते हैं और ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आप इसे अपने फायदे के लिए वक्ती तौर पर तो राजी कर लोगे, लेकिन तारीख के अंदर आपका नाम एक आर्टिस्ट की बजाय हमेशा के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर लिया जाएगा। और बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कर। वाकई में ये एक मूवी थी जिसका नाम गटर होना चाहिए था, पर गलती से इसका नाम रखा गदर। वैसे गधा भी रख देते चल जाता, क्योंकि देखने वाली ऑडियंस भी उसी में शुमार होती है और लिखने वाला राइटर भी उसी में शुमार होता है और डायरेक्टर तो था ही यही। इस गदर मूवी के अंदर जो गधा थी, और उस गधे के ऊपर इतना भी ना बोझ डालो कि गधा ही डूब जाए। इस तरह से इस गदर मूवी के अंदर इतना बोझ डाला कि इसने अपनी अहमियत ही खो दी। क्या थी फिल्म के अंदर? ना सर ना पैर, हवा में लॉजिक। क्या था? एक खंबा और खाट डाला और क्या पाकिस्तान में आ गए। और फिर थोड़ा सा मोटी मोटी तारीफ की जाए तो पासपोर्ट के साथ हर चीज भी मिल गई। वाह, क्यों? फुप्पी का दरविया किया हुआ था जो जितनी जल्दी तुम लोगों को पासपोर्ट तक मिल गया, भाई याद है। और ऊपर से मुझे तो ये समझ नहीं आता, एक्टर समझ के क्या अपने आप को साइन करवाते हैं फिल्मों के अंदर। एक नाम बना हुआ है और उस नाम को खुद ही डबो रहे अपने नामों को। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये मूवी के एक्सप्लेन जैसा भाई ने की, बिल्कुल सही की है। ये एक्सप्लेनेशन देखकर हंसी आ रही है, और इतनी ज्यादा हंसी आ रही है कि हंसी टीवी के ऊपर ये वीडियो लगाई है हसीब भाई ने, जो वीडियो की एक्सप्लेनेशन की है कि
मतलब कि एक आदमी बिना वीजा का यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे आके उसने पासपोर्ट भी बनवा लिया 3 दिन में। वो पॉलिटिशियन भी नहीं था, ना उसकी जान पहचान थी। चलो ठीक है, बेटा तो पासपोर्ट बनवा लिया, इंटर हो गया, पापा ने कहाँ से आया? पापा ट्रक में आया। अब मगर एक बात समझ नहीं आई, पाकिस्तानियों के पास ये जो सब पास खड़े थे सनी देओल के, उन लोगों ने ना गोली चलाई ना बारूद चलाया। क्यों? वो आयरन मैन था, हल्क था, क्या था? वो तो मुझे तो लगता है सभी के सभी कंफ्यूज थे, मूवी बना क्या रहे हैं, किसको दिखा रहे, किसके लिए बना रहे? अपने जो नाम में हाथ खुदा है ना, उनको खुश करने के लिए बना रहे हैं जी। और बाकी रहेगी कि फिल्म के अंदर लॉजिक तो बेटा ढूंढनी नहीं है। जो पहली वाली में लॉजिक था, एक हैंड पंप से सारे बंदों को, एक बात बताओ, तुम्हें हैंड पंप, खंबा, ये सब चीजें मिलती हैं जी। कोई इंसानों के बंदे के पुत्रों वाली शैवें नहीं मिलती कि अच्छी सी फिल्म बना लो, है ना? सर ना पैर ना स्टोरी है। ऐसे लगा कि एक आदमी आया, उसने बच्चे को खुश करने के लिए एक स्टोरी सुनाई, बच्चा खुश हो गया। ये क्या मतलब सब को क्या समझा हुआ? वो जो बेवकूफ है, सब जो सामने बैठे हुए हैं, उनकी अकल और मत नहीं काम करती, सब आपके पास ये अकल ही है जी। और एक और बात, हमारे जो पाकिस्तान है उसमें शरिया कानून कहाँ से आ गया? और कहाँ से आ गया? ब्रिटिश का कानून था, अदालतें हैं, मौलवी साहब ले आए। अच्छा एक और बात बताओ, हमारे फौजियों को शलवार कमीजें बना दी भाई। ओ भाई कहाँ से, किस तरह से? फौजी ना हो गए, तेरे बरात दे ढोल वाले हो गए कि सारे तैयार करके तुम ले आए हो। और बाकी रह गया सनी देओल के पास है क्या? अच्छा चलो ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, चीख मारी, सबका तरह निकल गया। वाह, आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, अपने पॉलिटिशियंस को खुश करने के लिए कुछ नहीं मिलता। चलो जी पाकिस्तान पे बोल दो, मीडिया पूरा दिन पाकिस्तान पे बोलता रहता है, आप लोग और सारा पाकिस्तान पे मूवियां बनाते हो, हैं जी। हमारी मूवीज में अगर आप थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हो तो आपकी तो सुसड़ी सी सारी आग लग जाती है जी। तो तब आपकी अकल और मत कहाँ जाती है? और पाकिस्तान से आपको है क्या प्रॉब्लम, है क्या? किड में केड़ी गुड़गुड़ होती है? करतारपुर पे जब आए थे तब नहीं आना था ना? अगर आके नमक हरामी करनी थी तो आने की जरूरत ही क्या थी? इज्जत कोई दे रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है तुसी ओनू पांचा फड़ाया तो तुसी ओदी कमीज खींच लोगे। अगर पाकिस्तानी फौज के इतना है तो 65 की जंग में MM आलम ने जो किया था वो जाके गूगल पे खुद ही सर्च कर लो, इंडियंस भी देख रहे होंगे ना, वो जाके गूगल पे सर्च कर लो MM आलम कौन है, आप लोगों को भी पता लग जाएगा। जो आपके सो कॉल्ड हिस्ट्री है उसमें आपको पता लग जाएगा MM आलम कौन था 1965 में। ये है हिस्ट्री, बेफजूल नहीं है हम लोग किसी पे कुछ करते। और हम लोग वो भी नहीं है जो सरहद पे अपने फौजी मर जाए तो उनको 10-10 दिन तक उठाते नहीं। अगर आप लोग इतने अच्छे थे ना, अपनी किसान में जो वो तहरीक चली थी उसमें साथ क्यों नहीं दिया था? इतने थे ना आप लोग तो साथ देते। उन बेचारों को भी छोड़ दिया खालिस्तान के भैया ये खालिस्तान का साथ दे रहे, हम लोग इनका साथ नहीं देंगे। अबे जो आप लोग तो अपने अंदर के बंदों को साथ नहीं देते, बाहर का तो रहने दो। चाइना के इलाके पे आपने कब्जा किया हुआ, कश्मीर पे आपने कब्जा किया हुआ है जी, पंजाब के खालिस्तान के ऊपर आपने कब्जा किया। कौन सा जगह जहाँ पे कब्जा नहीं किया? आप पाकिस्तान पे बोलते हैं। हम लोग बेफजूल किसी पे टै नहीं करते। आप लोग तो 24 घंटे उठते सोते जागते। एक तो दो ही चीजें आप लोगों के पास, एक मुसलमान और दूसरे पाकिस्तानी। अगर ये दो चीजें ना हो आप तो जिंदा ही ना रहे, आपके पास कोई काम ही ना रहे, माता छाता को खुश करने के लिए कुछ हो ही ना। यहाँ पे भी ना रहे सिख भाई रहते हैं, बहनें रहती, वो तो बड़े आराम से रहते, खुश रहते। इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियोस। और अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।